कभी कभी जीवन हमें ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है जहां अपने ही खून के रिश्ते इतने दूर लगने लगते हैं कि दिल की धड़कनें थम सी जाती हैं। और जब अपना जन्मा हुआ बेटा ही पराया बन जाए तो उस दर्द की कोई मिसाल नहीं मिलती, कोई नाम नहीं होता जो उसकी गहराई को बयां कर सके। वो दर्द बस सीने में चुपचाप जलता रहता है और आंसू बनकर आंखों से बहता रहता है। करीब 2 साल के लंबे इंतजार के बाद आज शाम को घर के दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई, जैसे कोई पुरानी यादें फिर से जिंदा होकर लौट आई हों। और जब राधा देवी ने धीरे से दरवाजा खोला तो उनकी आंखों के सामने खड़े थे वो दो चेहरे जिन्हें देखकर कभी उनका दिल खुशी से नाच उठता था, लेकिन आज वो चेहरे इतने ठंडे लग रहे थे कि उनकी आंखें सूनी हो गईं। चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। हाँ, वो थे उनका बेटा अजय और बहू सीमा। लेकिन आज न तो उनकी आंखों में वो पुरानी चमक थी, न दिल में कोई सुकून का एहसास और न ही होठों पर कोई मुस्कान की रेखा। राधा देवी ने बिना एक शब्द बोले चुपचाप मुड़कर वापस अपने कमरे की ओर चल पड़ी, जैसे कोई पुरानी टूटी हुई दीवार के सामने खड़ी हो और हिलने की ताकत भी उनमें बाकी न रह गई हो। पीछे से बहू सीमा ने धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, देखा अजय, देख लिया अपनी माँ को? 2 साल बाद भी उनके चेहरे पर खुशी का नामो निशान नहीं। मैं तो कहती थी न कि उन्हें बस अपनी बेटी कविता की ही फिक्र रहती है, हमसे तो वो बस नफरत ही करती हैं। और सीमा के उन शब्दों ने जैसे अजय के दिल में आग लगा दी। उसके चेहरे पर चुप्पी का पर्दा हटने लगा। उसने गुस्से में अपना बैग जमीन पर पटक दिया और सीधा माँ के कमरे की ओर तेज कदमों से बढ़ गया, जहां राधा देवी अपने बीमार पति हरिप्रसाद जी के पैर दबा रही थीं, बिल्कुल शांत, बिल्कुल मौन में डूबी हुई। हरिप्रसाद जी की आंखें छत की ओर टिकी हुई थीं, जैसे वो किसी अनजानी दुनिया में खोए हुए हों और वहां से कोई बातें कर रहे हों। अजय से अब रहा नहीं गया। उसकी आवाज कमरे में गूंज उठी, बाबूजी, क्या आपको भी माँ की तरह मुझसे नजरें भी घुस आई? उसके शब्द कांटों की तरह चुभने लगे। क्या ये सब ड्रामा चल रहा है यहाँ? देखो अजय, देखो अपने पिता को छत ताकते हुए बैठे हैं, जैसे उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं देता। इनके बहाने तो तेरी माँ से भी ज्यादा घटिया लगते हैं। और अब अजय का सब्र पूरी तरह टूट चुका था। उसने गुस्से में एक कांच का गिलास उठाया और जोर से जमीन पर दे मारा। शायद अब कोई तो उसकी तरफ देखे, कोई तो उसकी आवाज सुने। लेकिन राधा देवी ने एक पल चुप रहकर बस इतना कहा, अजय, शांति से वापस चले जाओ, तुम्हारे बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहती। लेकिन अजय अब आग की तरह भड़क उठा था। हाँ हाँ माँ, अब तो हर बीमारी आपको घेर लेगी क्योंकि मैं आ गया हूँ। मैं ही तो आपकी हर परेशानी की सबसे बड़ी वजह हूँ न। राधा देवी अब भी अपने संयम में बंधी हुई थीं, जैसे सालों से सहने की आदत पड़ चुकी हो। उन्होंने एक गहरी सांस ली लेकिन कुछ नहीं बोली। उनकी चुप्पी जैसे कोई पुरानी किताब हो जिसके हर पन्ने पर दर्द की स्याही से लिखी कहानियां हों, हर लफ्ज अधूरा और दिल को चीरता हुआ। लेकिन अजय चुप नहीं रहा। उसने माँ के सामने खड़े होकर कहा, आपको लगता है मैं यहाँ फालतू बातें करने आया हूँ? नहीं माँ, मैं कोई नौटंकी करने नहीं आया, मैं अपना हक लेने आया हूँ। और इतना कहते ही सीमा बीच में कूद पड़ी। और माँ जी, आप ऐसे अनजान क्यों बन रही हैं? जैसे आपको पता ही नहीं कि अजय किस चीज की बात कर रहा है। आप तो बड़ी चालाक हैं। लेकिन राधा देवी ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। बहू, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ, तुमसे नहीं, इसलिए बीच में मत बोलो। सीमा हंस पड़ी, लेकिन उस हंसी में जहर घुला हुआ था। बहू हूँ मैं माँ जी, और आपका बेटा मेरा पति है, तो बीच में बोलने का हक मुझे भी है। उसकी हंसी में व्यंग था और दर्द भी छिपा हुआ। राधा देवी की आंखें अब भर आई थीं, लेकिन उनकी आवाज अब भी शांत थी। बहू, मेरा बेटा तो उस दिन मर गया था जिस दिन उसने तुम्हें अपना जीवन साथी बना लिया था। आज जो सामने खड़ा है वो मेरा खून नहीं, बस तुम्हारा पति है। और अब अजय बुरी तरह तिलमिला उठा। आप बातों का मुद्दा क्यों बदल रही हैं माँ? बताइए, आपको दिक्कत क्या है? सीमा से क्यों इतनी नफरत करती हैं आप? उससे
राधा देवी के दिल का पुराना घाव अब फिर से रिसने लगा था। उन्होंने अजय की तरफ देखा। तू ऐसा कह रहा है जैसे तुझे कुछ याद ही नहीं, जैसे तेरे घर आने के एक दिन बाद क्या हुआ था वो सब भूल गया हो। क्या तेरी आंखों ने नहीं देखा था कि तेरी नई नई पत्नी ने कैसे पूरे घर को शर्म के समंदर में डुबो दिया था। सीमा की आंखों में अब भी वही तेज था, लेकिन अजय की आंखें थोड़ी झुक गईं। राधा देवी की आवाज अब कांपने लगी। तेरी शादी के अगले ही दिन सुबह सुबह जब पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा था, तब तेरी पत्नी आधा पेट ढके हुए छोटी टी शर्ट और हाफ पैंट पहनकर ऐसे बाहर निकली जैसे कोई फैशन शो का रैंप हो। तेरे बाबूजी तो आंखें झुकाकर बाहर चले गए। तेरी बहन चुपचाप अंदर भाग गई। रिश्तेदार चाय छोड़कर उठकर चले गए। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि ये सब सपना है या हकीकत। और जब मैंने थोड़ा डांटा तो तू बोला, कपड़े हैं माँ, दिखाई नहीं दे रहे क्या? और तेरी बीवी बोली, मैं खुले विचारों वाली लड़की हूँ, साड़ी सूट पहनना मेरे बस की बात नहीं है, और नहीं मैं किसी के लिए अपने आप से समझौता कर सकती हूँ। बेटा, ससुराल कोई जेल नहीं होती, लेकिन घर की इज्जत को एक दिन में मिट्टी में मिला देना, वो भी सबके सामने। राधा देवी की आंखों से आंसू अब बहने लगे थे। मेरे सामने मेरी बहू ने मेरी बेटी के सामने जहर उगला, मेरे पति के सामने बोल्डनेस का तमाशा किया, और तू चुपचाप खड़ा रहा। सीमा अब भी अकड़ी हुई खड़ी थी। तो क्या हुआ माँ जी? कपड़े ही तो थे। आप जैसे लोगों को बस दिखावे की जरूरत होती है, हम जैसे लोग अपनी सोच से चलते हैं। राधा देवी ने अजय की तरफ देखा। कह बेटा, तू भी यही सोचता है क्या? तेरे बाबूजी की इज्जत का कोई मोल नहीं रखता। अजय के चेहरे पर अब भी वही सख्ती थी। और तभी सीमा, जो अब थक चुकी थी, एक झटके में बोली, अजय, मुझे अब यहाँ और नहीं रहना। अगर तुम चलना चाहते हो तो चलो, वरना मैं अकेली जा रही हूँ। अजय ने एक पल का भी इंतजार नहीं किया। वो सीधा अपने कमरे की ओर मुड़ा, बैग उठाया और बिना एक नजर माँ बाप की ओर देखे सीमा के पीछे चल पड़ा। राधा देवी के पैरों के नीचे की जमीन जैसे खिसक चुकी थी। वो पल उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार थी। वो दरवाजे पर खड़ी रहीं, आंखों में आंसू, दिल में तूफान, और कांपते हाथों से दरवाजे का सहारा लिए देखती रहीं कैसे उनका बेटा, जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से पाला था, बिना पलटे, बिना कुछ कहे उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल गया। पीछे हरिप्रसाद जी की सांसें और भी धीमी हो गईं, और राधा देवी की दुनिया एक पल में खाली हो चुकी थी। जहां कल तक शादी की खुशियां बंट रही थीं, आज उसी घर में सन्नाटा पसर गया था। रिश्तेदार सब चले गए। गांव भर में बात फैल गई कि नई बहू ने आते ही घर छोड़ दिया और बेटा माँ बाप को बीच मझधार में छोड़कर चला गया। उस घटना के बाद हरिप्रसाद जी की तबीयत दिन ब दिन गिरती चली गई और एक दिन उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। धीरे धीरे 4 साल गुजर गए। 4 साल हर पल की तड़प में डूबे हुए। न बेटा लौटा, न बहू का कोई संदेश आया। बस एक बेटी कविता थी, जिसने न सिर्फ अपने ससुराल की जिम्मेदारियां निभाई बल्कि मायके की सेवा में भी कभी कोई कमी नहीं आने दी। कविता हमेशा अपनी माँ बाबूजी के लिए दवाइयाँ लेकर आती, कभी सब्जियाँ, कभी राशन, कभी माँ के लिए मिठाई, कभी हिम्मत बंधाने के लिए चुपचाप गले लग जाती। लेकिन राधा देवी अब चुप रहने लगी थीं। न किसी से मिलती, न बोलती, बस दिन रात पति की सेवा करती और भीतर ही भीतर घुटती रहती। उन्हें लगता था जैसे उनकी जिंदगी यहीं तक थी, इसलिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, जमीन, बैंक बैलेंस, सब कुछ कविता के नाम कर दिया, क्योंकि बेटा तो कब का उनके लिए मर चुका था, जिसने 4 साल में एक बार भी माँ बाप की खैर खबर नहीं ली। यहाँ तक कि बहू सीमा ने उसका नंबर तक बदलवा दिया। कोई पता नहीं, कोई खबर नहीं। राधा देवी को अब किसी से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 5 साल बाद एक शाम अचानक वही दरवाजा फिर से खटखटाया गया। राधा देवी चौंक नहीं पड़ी, बस धीरे से दरवाजा खोला तो सामने खड़े थे वही 2 चेहरे, अजय और सीमा। लेकिन इस बार अजय के हाथ में बैग था और चेहरे पर वही पुराना गुरूर। राधा देवी कुछ नहीं बोली, चुपचाप मुड़ी और अंदर चली गईं।
सीमा वहीं खड़ी होकर फुसफुसाई, देखा अजय, अब भी वही घमंड है इनमें। 5 साल बाद बेटे को देखकर भी न एक आशीर्वाद न एक सवाल। अजय का चेहरा भी सख्त हो गया। वो फिर से उसी कमरे में पहुंचा जहां बाबूजी अब भी बिस्तर पर थे और माँ वैसी ही बैठी थीं, पैर दबाते हुए। इस बार अजय ने सीधा बोलना शुरू किया, माँ, मैं यहाँ किसी ठंडापन था। उन्होंने अजय की आंखों में देखा जैसे किसी अजनबी को देख रही हों। वो अजय जो कभी उनके आंगन में हंसता खिलखिलाता था, आज उनकी आंखों में झांककर माँ से सौदा करने आया था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, क्या कह रहे हो अजय? हिस्सा चाहिए? किस चीज का हिस्सा? अजय ने सीना तानते हुए कहा, माँ, ये घर, ये जमीन, ये दुकान, सब मेरे हक की चीजें हैं और अब मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। मैं यहाँ तुम्हारी सेवा करने नहीं आया, बस जो मेरा है वो लेकर चला जाऊंगा। पीछे से सीमा ने भी जोड़ दिया, और हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हमें बस वो चाहिए जो कानूनन हमारा है। आपने सब कुछ अपनी बेटी कविता के नाम कर दिया, ये नाइंसाफी है। राधा देवी अब तक शांत थीं, लेकिन अब उनकी सांसों में ज्वाला भर चुकी थी। उन्होंने अपने कांपते हाथों से हरिप्रसाद जी का चेहरा सहलाया और फिर एक गहरी आवाज में बोली, कानून, हक, तुमने माँ बाप की गोद को ठोकर मारी और अब कागजों की बात कर रहे हो। 5 साल पहले जब तुम्हारे एक फैसले ने हमारे घर को नर्क बना दिया था, तब कहाँ था ये हक? जब तुम्हारे बाबूजी ने सदमे में बिस्तर पकड़ लिया और मैंने हर रात उनके माथे पर पट्टी रखी, तब तुम किस बहू की गोद में सो रहे थे? जब पूरे गांव में मेरी इज्जत का मखौल उड़ाया गया और मेरी बेटी ने मेरी झुकी कमर का सहारा बनकर उठाया, तब तुम कौन सी दुनिया में खोए हुए थे? अजय ने झुंझलाकर कहा, माँ, मुझे उपदेश नहीं सुनना है, मुझे बस मेरा हिस्सा चाहिए। बाबूजी को बोलो जो देना है दे दो, वरना मैं कोर्ट चला जाऊंगा। अब राधा देवी का धैर्य पूरी तरह टूट चुका था। उन्होंने अपना आंचल कसा और अजय के पास जाकर जोरदार तमाचा जड़ दिया। पूरा घर गूंज उठा। सीमा की चीख निकली, ये क्या किया आपने? लेकिन राधा देवी की गरजती आवाज अब थर्रा रही थी, शर्म आनी चाहिए मुझे कि मैंने तुम्हें जन्म दिया। तू इंसान नहीं, धब्बा है इस माँ के आंचल का। जिस पिता को तू नौटंकीबाज कह रहा है, वो 5 साल से बिस्तर पर पड़ा है, तेरे गम में, तेरी कड़वी यादों में। और अब जब हमने सब कुछ अपनी बेटी को दे दिया क्योंकि वही हमारी असली संतान निकली, तो तू लौटा है हक मांगने। हक तो वो होता है बेटा जो सेवा से, स्नेह से, त्याग से कमाया जाता है, जहर घोलकर मांगने से नहीं मिलता। अब सुन ले, हमारे लिए तू उस दिन ही मर गया था जिस दिन तू इस घर की दहलीज छोड़कर उस हाफ पैंट वाली लड़की के पीछे चला गया था। अजय के मुंह से अब कोई आवाज नहीं निकल रही थी और राधा देवी ने तड़ाक से दरवाजा बंद करते हुए कहा, जितनी जल्दी यहाँ आए थे उतनी जल्दी निकल जाओ, वरना इस बार मेरी चुप्पी तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब होगी। दरवाजा बंद हो चुका था, लेकिन अजय और सीमा अब भी बाहर खड़े थे, हैरान, गुस्से में, लेकिन सबसे ज्यादा शर्मिंदा, क्योंकि जिस माँ को कभी रोते हुए छोड़कर गए थे, आज वही माँ अपने आंसुओं को पीछे छोड़ पत्थर बनकर उनके सामने खड़ी हो गई थी। घर के भीतर राधा देवी चुपचाप हरिप्रसाद जी के पास आकर बैठ गई। धीरे से उनके माथे पर हाथ फेरा और कहा, अब डर नहीं लगता जी, क्योंकि आज हमने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपने दरवाजे से बाहर कर दिया है। हरिप्रसाद जी की आंखें भर आईं। उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा, और सबसे बड़ी ताकत अब भी हमारे साथ है, हमारी बेटी कविता। कुछ समय बाद कविता भीतर आई, अपने माँ बाबूजी को संभालती, मुस्कुराती और बिना कुछ कहे दोनों की गोद में बैठ गई। वो तस्वीर शायद उस दिन से पहले कभी नहीं बनी थी जब जिंदगी ने इन्हें ऐसे जख्म दिए थे। कविता ने धीरे से माँ का हाथ पकड़ा। माँ, क्या आप ठीक हैं? राधा देवी की आंखों से एक आंसू गिरा, लेकिन इस बार वो आंसू कमजोरी का नहीं, सुकून का था। हाँ बेटा, अब ठीक हूँ, क्योंकि जो साथ दे वही अपना होता है, बाकी तो बस खून के रिश्ते होते हैं। आज उस घर की दीवारें पहली बार सुकून से सांस ले रही थीं। जिस बेटे के लिए दरवाजे खुले रहते थे, वो आज अपनी जुबान से दरवाजे बंद करवा गया, और जिस बेटी को समाज हमेशा कम आंकता है,
वही उस टूटे हुए घर की सबसे बड़ी पूंजी बन गई। कभी कभी जो रिश्ते खून से बनते हैं वो जिम्मेदारी से हार जाते हैं, और जो रिश्ता ममता से बनता है वो जिंदगी भर निभाया जाता है। तो दोस्तों, खून का रिश्ता तभी तक मायने रखता है जब उसमें अपनापन हो, जब उसमें त्याग, सम्मान और जिम्मेदारी हो। लेकिन अगर वही खून के रिश्ते सिर्फ स्वार्थ और लालच में बदल जाएं तो माँ बाप को भी हक है कि वो अपने जीवन के फैसले खुद लें और अपनी जिंदगी ऐसे हाथों में सौंपे जो उन्हें टूटने नहीं देते बल्कि थाम कर रखते हैं। राधा देवी ने अपने बेटे को माफ नहीं किया क्योंकि वो लौटा था सिर्फ अपना हिस्सा मांगने। न कोई पछतावा था, न अफसोस। और जो इंसान माँ बाप के जिंदा भी उन्हें बोझ समझे, क्या उसे सिर्फ खून के रिश्ते के नाम पर दोबारा अपनाना सही होता है? अब ये सवाल आप सबके दिल से जुड़ा है।